जो हम लोगों की लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिसिटी किस तरीके से देखते हैं या फिर उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं इस पे बातचीत की थी। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बेसिकली जो आपके इनऑर्गेनिक बेस होते हैं या फिर अगर कोई इनऑर्गेनिक बेस नहीं भी है बट अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड आपको दिया जाए और अगर आपको ये पूछा जाए कि आप इसको उसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करिए तो कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होता है। उन नियम कायदों के अकॉर्डिंग अगर तुम इनऑर्गेनिक वाली स्पीशीज को अरेंज करो तो उस वक्त बेसिसिटी का इस तरीके से आंसर आएगा। ये हम लोगों को अभी सीखना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई कठिन नहीं है। मात्र 3 छोटे छोटे कंसेप्ट लगेंगे और थोड़े से हम लोग बेसिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर इस चीज़ को अभी समाप्त में डाल देते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि आप लोगों को पहला लॉजिक जो हमेशा याद रखना है वो ये, कभी आपको इनऑर्गेनिक चीज़ें दी जाए और अगर वो इनऑर्गेनिक चीज़ें आपकी अलोंग द पीरियड वाली हैं, जैसे कई बार कैसा होता था हम लोगों को ऐसे लोगों के साइज कंपेयर करने को दिए जाते थे जो एक पीरियड के होते हैं, या फिर कई बार हमको साइज ऐसे लोगों के एटम्स के कंपेयर करने को दिए जाते थे जो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही आपको कई बार ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स दे देगा जो या तो एक पीरियड में होंगे या तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में लाइक कर रहे होंगे। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर उसका कॉन्जुगेट क्या कहते हैं आपका एसिड या बेस जो भी आपको गिवन है, या तो वो कहाँ ग्रुप में लाई कर रहा होगा या तो फिर वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा अलोंग द पीरियड या फिर अलोंग द ग्रुप। आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। आई डोंट थिंक कि इसकी आइडेंटिफिकेशन में तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। जो बेसिक केमिस्ट्री होती है एकदम ही छोटी लेवल की कि पीरियड में एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, अब तक तो तुमको याद हो ही गया होगा। ये हम लोगों का पहला लॉजिक है। अच्छा, अब दूसरे लॉजिक पे हमको ये आना है, पीरियड पे हम कौन से फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ग्रुप वाले फैक्टर मतलब ग्रुप में कौन से वाले फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसे कि तुम जानते हो कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं वी नो दैट कि साइज डिक्रीज होता है, बट एक एटम से दूसरे एटम पे जाते वक्त साइज में उतना कंसिडरेबल डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और जब हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप में स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इग्नोर किया जाता है और वहाँ पे कौन से वाले फैक्टर को देखा जाता है, साइज। तो याद रखेंगे, ग्रुप में आपको कौन सा फैक्टर देखना है, साइज, और पीरियड में आपको कौन सा वाला फैक्टर देखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज़ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी आपके पास उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी का और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी का और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। बराबर कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। अच्छा, और वैसे ही अगर मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ तो आपके स्टेबिलिटी का और आपके साइज का कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा उस मॉलिक्यूल मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड हमने जैसे लास्ट क्लास की थी, लास्ट क्लास में तुम्हें इतना तो मैंने बताया था कि अगर आप लोगों का जितना स्टेबल होता है कैटायन, ठीक है, जितना स्टेबल होता है कैटायन, तो लास्ट क्लास में हम लोगों की जो बातचीत हुई थी यूजुअली कैटायन में तो नहीं बट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके रिगार्डिंग हुई थी कि अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज करके अगर वो क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो उससे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो पूरी बातचीत उसके अराउंड हुई थी कि जितना स्टेबल होगा ये पर्टिकुलर कैटायन, आपका जो वो पर्टिकुलर बेस रहा होगा वो उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। ये हम लोगों की बातचीत थी। बट वो ऑर्गेनिक बेसिस में हम आ गए, यानी कि जहाँ पर आप लोगों के पास अमाइंस है। बट अगर मान लेते हैं जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ हो सकता है इनऑर्गेनिक बेस हो सकता है कोई इनऑर्गेनिक बेस ना होकर इनऑर्गेनिक स्पीशीज़ हो और आपको उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को जज करना हो, तो यूजुअली मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि आप लोगों के पास क्या है, एक पर्टिकुलर बेस है BOH। ठीक है, आप लोगों के पास एक पर्टिकुलर बेस है BOH
या फिर आपके पास कोई भी बेस है। तो बस एक लॉजिक इनऑर्गेनिक वालों के लिए थोड़ा सा अपने भेजे में याद रखोगे, वैसे इस लॉजिक से भी आपका आंसर ऑर्गेनिक में भी आ सकता है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इनऑर्गेनिक के लिए ही सिर्फ इस लॉजिक को याद रखा जाए। आगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस वक्त मैं ये वापस से चीज़ें रिपीट करवाऊंगी, बट स्टिल अभी तक के लिए आप याद रखो कि जितना स्टेबल आपका अनायन है, अब अनायन की बातचीत यहाँ पे क्यों आई है, अनायन की ही बातचीत यहाँ पे क्यों आई है, बिकॉज ज़रूरी थोड़ी ना है कि लोन पेयर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। अगर मान लेते हैं कोई स्पीशीज अपने अंदर से, ऐसा भी तो हो सकता है निगेटिव चार्ज, अगर स्टेबल अनायन है तो याद रखना उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ही क्या हो जाती है, कमज़ोर। अगर आपका कैटायन स्टेबल है तो वो उसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा, बट यदि आपका अनायन स्टेबल है तो वो उसकी बेसिसिटी को घटाएगा। बस इसी सेम लॉजिक पे हम काम करते हैं। ध्यान दो, आपको 3 लोगों के नाम दिए हैं, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और आपका I नेगेटिव। क्या ये बेस है? नो, दे आर नॉट बेसिस। इमेजिन करिए, आपने क्या कभी F नेगेटिव सुना है? बिल्कुल हमने सुना है। कब सुना है? HF के केस में, HCl के केस में, HBr के केस में और HI के केस में। ये सब के सब क्या है? एसिड। अगर मैं इनके अंदर से H रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली यहाँ पर मुझको ना तो किसी ऑर्गेनिक बेस की स्टेबिल मतलब बेसिसिटी अरेंज करनी है, ना ही मुझे किसी इनऑर्गेनिक बेस को उसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। यहाँ पे हम लोग एक कॉन्जुगेट बेस को उसकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करें। किसको? कॉन्जुगेट बेस को। इसीलिए उसमें निगेटिव चार्ज आया और हमने ऊपर बातचीत लिखी है कि अनायन जितना स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम। अब पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो आपके अनायंस हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं। तो तुम तो पता है ग्रुप में, और ग्रुप में हम कौन सा वाला फैक्टर देखते हैं? साइज वाला। जितना बड़ा साइज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आई नेगेटिव होगा, और अगर आई नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो सबसे पुअर बेस एक्चुअली में कौन होगा? आप लोगों का सबसे पुअर बेस भी कौन होगा? आप लोगों का HI होगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने कुछ एलिमेंट्स पीरियड के उठा लिए, तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है एकदम, जैसे CH3 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? CH4 का। NH2 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? NH3 का। OH नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? H2O का। और F नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? HF का। सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स कहाँ के? पीरियड वाले। पीरियड वाले एलिमेंट में आपको ये देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप चेक कर लो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ऑब्वियस है फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोरीन वाला जो अनायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उतना ही क्या हो जाएगा? कमज़ोर। वो उतना ही क्या होगा? कमज़ोर। उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। बस खत्म। छोटी सी बातचीत थी और कुछ भी नहीं। क्या किया हमने? ग्रुप और पीरियड, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चीज़ों को क्या कर दिया? अरेंज, और कुछ भी नहीं। साइज बढ़ेगा तो याद रखना स्टेबिलिटी भी आप लोगों की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आपका साइज घटेगा तो स्टेबिलिटी भी घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे, स्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। और जो चीज़ जितनी, कोई भी अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाली पर्टिकुलर स्पीशीज क्या हो जाएगी? बताओ, उतनी ही गंदी बेस होगी। क्यों ऐसा? देखो, बेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल रखे किसी और के लिए। अगर कोई स्पीशीज बहुत ही स्टेबल है, वो अपने सिस्टम में खुश है, तो यार वो क्यों अवेलेबल रखेगी किसी और को, किसी और के लिए? राइट? तो ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, और साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? अगर किसी को ये डाउट है तो तुम खुद सोचो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों के ऊपर -1 का चार्ज है। लेकिन बात ऐसी हो रही है कि फ्लोरीन का साइज एकदम छोटू सा है, उसने अपने छोटू से एरिया पे -1 को रखा है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसका एरिया ज़्यादा है, उसने उस -1 को ज़्यादा बड़ी स्पेस में रखा है। फिर ब्रोमीन का साइज उसके कंपेयर में और बड़ा है, तो वहाँ पे -1 थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और आयोडीन का साइज तो भैया उनमें सबसे बड़ा है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? इक्वल अमाउंट का चार्ज
क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस पे, 4 अलग अलग साइज के एटम्स पर। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं चार्ज पर एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कितनी है, Q/A किसका मतलब चार्ज सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो तुम बोलोगे ना यहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो देयरफॉर ये सबसे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या है, ज़्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करूँ तो फ्लोरीन आप लोगों का वन ऑफ द इनमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब इसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है किस चीज़ को, नेगेटिव चार्ज को संभाल के रखने के लिए। जब हमने रेजोनेंस नहीं पढ़ी थी कि निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही आना चाहिए और पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे आना चाहिए, बस खत्म। अब इसी के हिसाब से देखो छोटा छोटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम काम करते हैं हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास OH निगेटिव है और आपके पास NH2 निगेटिव है, बताइए इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा बेस होगा, ठीक है, कौन किसकी बेसिसिटी ज़्यादा अच्छी होगी। सो यू हैव टू थिंक, पहले तो आप ये देखो कि ये O है और ये N है, पीरियड की बात हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगाना है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी बेसिसिटी कम होगी। ये इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अल्कोहल है ROH, आपके पास थायो अल्कोहल है RSH, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है ऐसा पूछ लिया गया। तो आप एक काम करो, वहाँ पे जो R वर्ड है ना, आप उस R वर्ड को हटा दो। जब आप उस R वर्ड को हटा दोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, OH निगेटिव, क्योंकि निगेटिव क्रिएट करना है भाई। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, SH निगेटिव। कहाँ के लोग हैं, पीरियड वाले लोग हैं, सॉरी ग्रुप वाले लोग हैं, और ग्रुप में जितना बड़ा साइज होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो किसका साइज बड़ा है, सल्फर का, तो स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा, और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि इस बेचारे की आप बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो कौन ज़्यादा अच्छा बेहतरीन बेस कौन माना जाएगा, आप लोगों का OH निगेटिव माना जाएगा। तो ये कुछ बेस को या बेसिसिटी को लेकर कुछ बेसिक से रूल्स हैं, और एसिडिटी को लेकर भी कुछ रूल्स थे कि अगर सबकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, है ना। ये सारे वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है पीरियोडिसिटी में, तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को देखकर देखना है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अभी आगे की क्लास में सीखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। कार्बीन, ये हम लोग सीखेंगे अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिपलेट, सिंगलेट, कार्बीन, बहुत छोटे छोटे MCQs यहाँ पे मेंस के पेपर में क्रिएट किए जा सकते हैं इससे। कार्बीन देखो एक आपका सेक्सटेट स्पीशीज होती है, जैसे ऑक्टेट का मतलब होता है कि जिसके आजू बाजू 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सेक्सटेट मतलब जिसके आजू बाजू 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यूजुअली देखो कार्बीन ऐसा होता है, ये मान के चलते हैं 2 हाइड्रोजन, ज़रूरी नहीं है कि 2 हाइड्रोजन ही हो, कुछ दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, और ये होता है आप लोगों के पास लोन पेयर। क्या अगर कोई तुमसे पूछेगा इज इट अ बेस, अब देखो इंग्लिश ग्रामर ठीक कर लेना तुम लोग, इज इट अ बेस, क्या ये बेस है, तो इसमें मैक्सिमम लोगों की देखो जो मिस्टेक होती है वो ये कि वो आओ देखते ना ताओ यहाँ पे तुरंत आंसर दे देते हैं यस। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई रहती है कि अच्छा आपके जो अमाइंस थे उन अमाइंस के ऊपर में भी बोलो मैडम क्या था, आप लोगों का लोन पेयर था, तो लोन पेयर की वजह से ये लोग एक अच्छे बेस कहलाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर लोन पेयर देखते बराबर ये मत डिक्लेयर कर देना कि वो बेस होगा, ठीक है, या वो बेस के जैसे बिहेव कर सकता है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज डेफिनेटली एक बेस के जैसे बिहेव कर सकती है, बट अगर किसी के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर के साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ही वो स्पीशीज एक बेस के जैसे बिहेव करेगी, अदरवाइज नहीं। सो कार्बीन जो है आप लोगों का देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अगर इसका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है यार, तो फिर बताओ ये कैसे बेस के जैसे बिहेव करेगी। सो इसका आंसर आएगा नो, इट इज नॉट ए बेस। तो हो सकता है कल को 3 या 4 ठोक ऑप्शन दे दिए जाएं और तुमको पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, और उसमें एक आधी ऑप्शन कार्बीन का हो। अब क्योंकि कार्बीन के ऊपर तुम लोन पेयर देखोगे तुम्हारी बत्ती जलेगी, अरे वाह कि ये तो लोन पेयर है मतलब ये तो बेस होगा ही होगा।
तो यूजुअली तुम उस ऑप्शन को टिक कर दोगे जो बेस है, बट उसको फिर भी डिक्लेयर कराओगे बेस नहीं है। तो ये वो मिस्टेक वाला पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने अभी जो ऊपर बातचीत की, उस ऊपर बातचीत के हिसाब से हमने 2 रूल्स पढ़े। अलोंग द पीरियड जाने वाला रूल पढ़ा, ठीक है, हमने अलोंग द ग्रुप जाने वाला रूल पढ़ा। अब एक और तीसरा रूल होता है, अगर मान लेते हैं एलिमेंट्स चेंज ही नहीं हो रहे, मतलब ना तो आप ग्रुप में हो ना तो आप पीरियड में हो, आप फिक्स एक एटम के अराउंड हो। इफ एटम इज फिक्स्ड, अगर मैं एटम को फिक्स कर दूं तो इफ एटम इज फिक्स्ड बट चार्ज इज चेंजिंग, बट जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो चार्ज आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ऐसे में ना तो फिर पीरियड का रूल लगेगा ना तो ग्रुप का रूल लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक लगेगा कि जिस स्पीशीज के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज की वजह से वो स्पीशीज उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है, आप लोगों की अनस्टेबल हो जाती है। यानी कि स्टेबिलिटी का और चार्ज का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। और स्टेबिलिटी का और बेसिसिटी का कैसा रिलेशनशिप था, वो भी इनवर्स। तो इनडायरेक्टली चार्ज का और बेसिसिटी का कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्टली। होप सो ये बात समझ में आई हो। नहीं आई हो तो एक बार थोड़ा सा खुद इक्वेशन डिराइव करके देखना कि अच्छा, चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, देयरफॉर ये इक्वेशन ऐसा करके देख लेना। तो अब इसी के हिसाब से अगर क्वेश्चन उठाएं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है O2 नेगेटिव, आपको दिया है H2O और आपको दिया है OH नेगेटिव। अब बताओ, ना तो ये किसी पर्टिकुलर पीरियड में है ना तो एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप में है, क्योंकि हर जगह तो यार O ही है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चेन दिख रहा है कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, इसके ऊपर -1 है, और ये वाली स्पीशीज तो बेचारी आपकी न्यूट्रल है। तो आप क्या करो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो इतना अनस्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है, आपका O2 नेगेटिव, ये आपका सबसे अच्छा बेसिक नेचर रखेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका OH नेगेटिव, जो कि तुम जानते भी हो, और उसके बाद आ जाएगा H2O। तो इन दैट केस अगर कल को तुम्हें कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो एक ना तो पर्टिकुलर पीरियड के हैं ना तो पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, तो ऐसे केस में ये खोपड़ी आपको चलानी है। ठीक है, अब इसी चीज को तुम ऐसे भी कर सकते थे, O2 नेगेटिव की जगह S2 नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव की जगह SH नेगेटिव, मतलब थायो अल्कोहल, और यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का H2S। अब अगर इसमें मुझे है तो सेम वही लॉजिक, जितना ज़्यादा चार्ज वो स्पीशीज उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल, और अगर वो स्पीशीज उतनी ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अनस्टेबल वाले लोगों के अनायन अगर अनस्टेबल है, जितना वो अनस्टेबल है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होता जाएगा आप लोगों का, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक उठा लेते हैं आप, जैसे एक उठा लिया अमोनिया, फिर अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो आ जाएगा NH2 नेगेटिव, एक और हाइड्रोजन कम कर दें तो आ जाएगा NH2 नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि इन तीनों केस में सबसे अनस्टेबल कौन है, तो ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है, और जो स्पीशीज सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है उसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोगों के एलिमेंट्स मतलब एटम्स अगर पीरियड वाइज भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, अगर आपको ग्रुप वाइज भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखना कि उन लोगों के ऊपर ये चार्ज कितना है। ठीक है, अच्छा, चार्ज के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब एक और आपका आता है रूल। वो जो रूल है वैसे बेसिकली वो कोई रूल नहीं है, सारा सिंपल सा लॉजिक है, इससे पहले भी तुमने बहुत बार ये काम किया है। आपको यहाँ पर देखने लगते हैं बॉन्ड्स, या फिर आप ये कहो आपको इस रूल के अंतर्गत चीज़ों में क्या देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, या हो सकता है क्या देखने को मिले, ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तीनों में से कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इतना तो तुम भी जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर मैं बातचीत करूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 उससे कम और सबसे कम होता है आपका sp3। या फिर अगर मैं बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp मतलब नॉट sp डबल बॉन्ड वाला आप लोगों का क्या है उतना ही, अरे यार फिर मैंने sp लिख दिया, उससे कम, और उससे कम आता है आप लोगों का सिंगल बॉन्ड वाला। ये ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो इसका एक आधी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये हो गया आपका एक। उसके बाद मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव,
और फिर आ गया CH3CH2 नेगेटिव। अब बताओ, यहाँ पे तो एटम भी सेम है, यहाँ पे तो पीरियड ग्रुप छोड़ो, इवन यहाँ पे तो चार्ज भी सेम है। ऊपर वाले में तो कम से कम हम ये बातचीत कर पा रहे थे यार कि चार्ज अगर अलग अलग होगा तो कैसे करेंगे, बट यहाँ पे देखो भगवान ने हेल्प करने के लिए भेज दिया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, डबल बॉन्ड मतलब sp2 और सिंगल बॉन्ड मतलब sp3। अब तुम मुझे बताओ कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से निगेटिव चार्ज को संभाल सकता है। हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पढ़ी थी तो उस वक्त भी इस बारे में बात किए थे कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने निगेटिव चार्ज को उतना बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है। तो इनमें से कौन अपने नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से संभाल पाएगा? ऑब्वियस है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना। और अगर ये बेटर तरीके से, इसको यहाँ पे अपन लिख देते हैं ना ताकि तुम बाद में भूलो मत, ये बेटर तरीके से ठीक है, बेटर तरीके से निगेटिव को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और अगर ये बेटर तरीके से निगेटिव को होल्ड कर सकता है, इसका मतलब क्या, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? ऑब्वियस है, बेटर तरीके से अगर होल्ड कर पा रहा है इट मीन्स से स्टेबल है। और स्टेबल का और बेसिसिटी का आपस में कैसा लेना देना होता है, इनवर्स। तो जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी कम बेसिक होगी। सो योर करेक्ट ऑर्डर वुड बी व्हाट, ए सबसे कम बेसिक, बी उससे ज्यादा बेसिक और सी उससे भी ज्यादा बेसिक। तो ये आप लोगों के कुछ बेसिक नियम थे, जो नियम आपको चेक करने होते हैं कई बार जब आप कंपैरिजन करते हो ऐसे लोगों का जो ऑर्गेनिक बेसिस नहीं है। उसके अलावा ऑर्गेनिक बेसिस के में और भी, मतलब इनऑर्गेनिक बेसिस में और भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स? वही हैं घिसे पिटे पुराने, बट उनको थोड़ा लीपा पोती, उनका मेकअप वेकअप करके तुमको फिर से पढ़ाया जाता है बार बार, और तुम्हें लगता है कितने टॉपिक्स हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है, बेसिक्स विल नॉट चेंज। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर आप चाहते हो कि किसी स्पीशीज की बेसिसिटी बढ़े, ठीक है, इफ़ यू वांट कि बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बेसिसिटी ज़्यादा होने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि लोन पेयर शुड नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, आप लोगों का जो लोन पेयर है शुड नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो उस लोन पेयर के रेजोनेंस में चले जाने की वजह से बेसिसिटी कम हो जाएगी। या फिर आपको ये कभी, मतलब आप चाहते हो कि बेसिसिटी ज़्यादा रहे, तो आपका जो लोन पेयर है शुड नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, वो एरोमेटिसिटी में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो गया है इसका मतलब वो डोनेशन के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। तो जो चीज़ डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो बेसिसिटी को कैसे इंक्रीज कर पाएगी, राइट? अच्छा, लोन पेयर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। वो किस में नहीं होना चाहिए? आप लोगों के बैक बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बैक बॉन्डिंग याद आ रहा है क्या होती है? देखो, एक गुजरे ज़माने पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। थोड़ा रिवाइज कर लेना अगर चीज़ों को भूल गए हो तो अच्छा रहता है। जब भी हमको कोई ऐसा टॉपिक वापस या फ्यूचर में देखने को मिलता है जो हम भूल चुके हैं गुजरे ज़माने में, तो हमें रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया क्वेश्चन कि ये तीनों नियम है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेसिसिटी क्या रहे, हाई रहे, इंक्रीज रहे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में, एरोमेटिसिटी में या रेजोनेंस ऐसी जगहों पे चला जाएगा तो यार फिर वो डोनेशन के लिए कैसे अवेलेबल होगा? सो देयरफॉर ये सब नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लेते हैं आप लोगों के पास बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में ऑब्वियसली ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे आप लोगों के पास लोन पेयर होंगे। अब ये जो लोन पेयर है ये अंदर रिंग के जा सकता है, और अगर अंदर रिंग के जा सकता है इसका मतलब इस लोन पेयर के पास रेजोनेंस करने की पूरी आज़ादी है। परंतु अब देखो, लोन पेयर सिंगल में तो मान लो चला गया, बट सिंगल के बाद यहाँ पर देयर शुड बी डबल। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होना चाहिए? डबल, बट डबल तो है ही नहीं, सिंगल है। अरे यार, तो मतलब इसका मतलब यहाँ तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि अगर लोन पेयर सिंगल के बाद जाएगा तो फिर आगे डबल होना चाहिए था, तभी लोन पेयर आता। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी रेजोनेंस या कोई भी प्रकार का कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब लोन पेयर वहाँ पर मौजूद है, और अगर वो मौजूद है तो वो किसी और को डोनेट कर देगा, ले भाई ले जा, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा। सो देयरफॉर इसकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू व्हाट आप लोगों के एनिलीन।
एनिलीन के मुकाबले, क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर तो भैया दान धर्म में चला गया ना, इस वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आपको 4 ऑर्डर दिए जाए, आपको उसको अरेंज करना है कि बताना है कि कौन सा वाला जो है आप लोगों का बेटर रहेगा, किसके संदर्भ में, बेसिसिटी के संदर्भ में। तो CH2 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे PH और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब बताओ किसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहले आप ये देख लो किसमें क्या हो रहा है। इस बेचारे में तो कोई रेजोनेंस। अच्छा, सबसे पहले ये चेक किया करो पीरियड के एलिमेंट है क्या। यार सभी कार्बन कार्बन वाले ना तो पीरियड का कंसेप्ट लगाओ ना तो ग्रुप का लगाओ। अच्छा, चार्ज वाला कंसेप्ट लगाएं क्या, चार्ज वाले में सब सेम है। अच्छा, बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कंसेप्ट लगाएं, यहाँ पे बाकी सब सिंगल, मतलब एज सच कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है। तो अब रेजोनेंस के बारे में सोचो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। देखो ये यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। अब जो बचे हुए 2 स्ट्रक्चर है, पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी आ सकता है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर 2 वे रेजोनेंस है। मतलब रेजोनेंस 2 जगह हो रही है, बाजू में भी उधर भी, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, मतलब टोटल 6-7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा वो तो। और यहाँ पे बेचारा सिर्फ एक ही पीएच है, मतलब एक ही बेंजीन रिंग है। तो एक ही बेंजीन रिंग के होने की वजह से ये कैसी रेजोनेंस है, ये 1 वे रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रही है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो केस नंबर 2 में हो रही है। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रही है यार, वो चीज सबसे गंदी बेसिक होगी, मतलब सबसे कम बेसिक होगी। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सबसे आखिरी में आएगा, और ऑब्वियस है कि ए ऑप्शन आपका सबसे आगे आएगा, क्योंकि वहां पे तो रेजोनेंस ही नहीं हो रही। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में मैं किसको देखूंगी, सेकेंड ऑप्शन में हम इसको रखेंगे, सी वाले को। क्यों हमने यहाँ पे डी वाले को क्यों नहीं रखा, रीजन पीएच मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग मतलब 3 डबल बॉन्ड, और 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे तो मात्र एक ही है। तो इसी में भी रेजोनेंस हो रही है, बट एज कंपेयर टू द D1 इसका जो रेजोनेंस का एक्सटेंट है वो कैसा है, थोड़ा सा कम है। तो जब आप रूल्स को दिमाग में रखोगे कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये वाला एप्लीकेबल हो रहा है, ये वाला एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे काम करोगे ना, देखना चीज़ें डेफिनेटली तुमसे बनेगी। ठीक है, बट रूल्स तुम्हें याद होने चाहिए, और रूल्स अपने आप याद नहीं होते हैं, समय के साथ साथ तुम्हें उसको बार बार रिकॉल करना पड़ता है, तब जाके रूल्स याद होते हैं, नहीं तो ऐसे याद नहीं होते। समय निकल जाएगा बट रूल्स याद नहीं होंगे। अब जैसे मान लेते हैं ये 4 लोग दिए हैं, इन 4 लोगों को आपको अरेंज करना है इन द टर्म्स ऑफ देयर व्हाट बेसिसिटी। कैसे करोगे अरेंज, पहले तो सभी कार्बन कार्बन वाले। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ये इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ साइनाइड, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में भी देख लेंगे। पहले तो फॉर्मल चार्ज भी सबके ऊपर सेम ही है, -1 -1 -1। तो चारों स्टार्टिंग के रूल्स तो हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। अच्छा, अब देखते हैं क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस हो रही है क्या। सबसे पहला सवाल खुद से ये पूछना, तो भैया बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं होगी, ये यहाँ जाएगा, ये चीज़ यहाँ जाएगी, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है। मैं टिक लगा देती हूँ आर के आगे। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, बिल्कुल, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ भी रेजोनेंस हो रही है। अच्छा, क्या यहाँ रेजोनेंस हो रही है, बिल्कुल। अब NO2 को ध्यान से देखो, NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे O नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे NO2 तक रेजोनेंस पहुंच रही है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है क्या, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है क्या, चेक करो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। क्यों, NO2 है, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये यहाँ जाएगा, ये देखो ये ऐसा है CH2, ये निगेटिव सिंगल डबल, ये यहाँ, ये दिख रहा है, ये ऐसा मूवमेंट। मतलब बेसिकली ये चारों ही केस में रेजोनेंस हो रहा है। अब ये देखो कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस D वाले में हो रहा है, इसीलिए वो सबसे कम बेसिक होगा। क्यों सबसे कम बेसिक होगा, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है बेसिसिटी उतनी ही आपकी कम हो जाती है। अब ये चेक करो कि सबसे कम रेजोनेंस कहाँ पे हो रही है, तो ऑलमोस्ट यार दोनों ही, मतलब तीनों केसेस में आपको सेम ही रेजोनेंस दिखेगी, क्योंकि एक ही कार्बन, सब नाइट्रोजन, ये वो। अब तुम अपने छोटे से ब्रेन का इस्तेमाल करो कि अगर मान लेते हैं तुमसे कोई ये पूछे कि बचे हुए 3 लोगों में सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रही है, तो हम लोग जवाब में देंगे इसमें हो रही है। क्यों, ये वाले का जवाब हम लोग क्यों दे देंगे, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, NO2। अब आपका जो NO2 भाई होता है, NO2 भाई के बारे में तो तुम जानते हो, ये क्या करता है बताओ, ये आप लोगों का
NO2 आप लोगों का क्या करता है, दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाता है, दो आपका क्या करता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। अच्छा, इसके और तो इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन, सी। अब बात आती है 1 और 2 के बीच में कंपेयर करने की। तो 1 और 2 के बीच में मैं कैसे कंपेयर करूंगी, देखो अगर यहाँ पे रेजोनेंस हुई, इफ रेजोनेंस अकर्स, ठीक है, इफ रेजोनेंस अकर्स देन नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन नाइट्रोजन। नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, नाइट्रोजन पे होगा, है ना। अच्छा, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस हुई बाजू वाले केस में, इस केस में नाइट्रोजन पे होगा और इस वाले मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन पे होगा। अब तुम बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन की, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की। तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से कौन अपने निगेटिव को संभाल के रख सकता है, ऑब्वियस है नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन संभाल के रख सकता है, इट मीन्स ये वाली स्पीशीज क्या हो गई, कंपैरेटिव टू द बाजू वाला ये स्टेबल हो गई। और अगर ये स्टेबल हो गई, इट मीन्स दैट कि उसकी बेसिसिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो आपको मल्टी डायरेक्शन में अपना छोटा सा ब्रेन लगाना होगा। जब आप मल्टी डायरेक्शन में अपना छोटा सा ब्रेन लगाओगे, सारे जवाब निकल कर बाहर आ जाएंगे, उगल कर बाहर आएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी आस्क यू टू कंपेयर दीज टू, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड हैव CH3 C डबल बॉन्ड O and NH नेगेटिव एंड यू हैव CH3 and H नेगेटिव, और उसके बाद मान लेते हैं आपके पास है CH2 नेगेटिव और यहाँ पर NH2। इट इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, जानबूझ के वहां पे वो चीज दी गई है। उसके बाद CH3S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH नेगेटिव। अब मान लेते हैं किसी ने तुमसे पूछा कि अरेंज करो। सबसे पहले तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, देखो NH नेगेटिव NH नेगेटिव NH नेगेटिव, एक्सेप्ट दिस, ये इकलौता ऐसा आपको मॉलिक्यूल दिया है जिसमें नेगेटिव चार्ज कौन बियर कर रहा है, कार्बन। अब नेगेटिव चार्ज को बेहतर तरीके से कौन संभाल सकता है, नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है। तो जो बचे हुए 3 ऑप्शंस है जिन्हें मैंने शेड नहीं किया है, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा बेटर होगी एज कंपेयर टू द वन इन विच कार्बन इज बियरिंग योर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन इज बियरिंग इज नेगेटिव चार्ज। तो इन सारों में ये आपका क्या है, हाईली अनस्टेबल। और जो चीज हाईली अनस्टेबल है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो C वाले का तो भैया सबसे ज्यादा होगा। अब जो बच गए उनमें तुम्हें कंपैरिजन करना है। इसमें अगर तुम देखोगे तो यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। अगर मैं तुमसे पूछूंगी यहाँ रेजोनेंस हो रही है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ ये देखो। अच्छा, अब जरूरी है क्या सिर्फ ये ऊपर ही जाए, ये तो नीचे भी तो जा सकता था। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको इसको इंक्लूड करके इसके 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, मतलब 2+1। इसको पकड़ूं तो मैं इसके अलावा 2 और आएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और बन सकता है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रही है, D वाले में। तो ऑब्वियसली अगर D वाले में सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रही है तो वो वाली चीज आपकी हाईली अनस्टेबल होगी, मतलब हाईली स्टेबल होगी और बेसिसिटी उतनी कम होगी, है ना। तो ये इसका ऑर्डर हो जाना है। इसमें क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं हो रही और इसमें तो कुछ तो रेजोनेंस हो ही रही थी, भले ही एक ही हो रही है बट कुछ तो हो रही थी। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर CH2 नेगेटिव और यहाँ पर OH और यहाँ पे CH2 नेगेटिव और SH। क्या हमने कंपेयर किया था अभी ऊपर, हमने कंपेयर किया था, बट हमने OH नेगेटिव और SH नेगेटिव को कंपेयर किया था, जिसमें बेटर कौन आया था, ऑब्वियसली OH नेगेटिव। अब देखो आप कंपैरिजन करके, तो देखो ध्यान देना यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये आप लोगों के 2nd पीरियड का एलिमेंट है। अच्छा, और जो सल्फर है ये आप लोगों के 3rd पीरियड का एलिमेंट है। और क्योंकि सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए बेचारे सल्फर के पास क्या होंगे बताइए, वैकेंट D ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कि श्रेयन जो तुमने डाउट पूछा था ना क्लोरीन वाला, सिमिलरली अब होगा क्या कि जब ये यहाँ पे रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नो रेजोनेंस। पहले तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, निगेटिव के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल तो होना, यहाँ तो कोई डबल ही नहीं है, मतलब कॉन्जुगेशन का तो यहाँ नियम ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ रेजोनेंस तो नहीं होगी, बट होगा ऐसा कि क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट D ऑर्बिटल्स है तो ये निगेटिव चार्ज इन वैकेंट D ऑर्बिटल्स में जाएगा। ये कौन है, आप लोगों के वैकेंट D ऑर्बिटल्स। और क्योंकि बेचारे ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट D ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो निगेटिव चार्ज जहां कार्बन पर है वो वहीं रह पा रहा है।
तो एक तरीके से मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स वाली रेजोनेंस हुई है, ठीक है, एक्चुअल वाली रेजोनेंस नहीं हुई है, बट हमने नाम दे दिया वैकेंट डी ऑर्बिटल वाली रेजोनेंस हुई है। तो कुछ भी हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से शेयर तो हुए, डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, रेजोनेंस से भी तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने, और अगर तुमने कर दिया इसका मतलब ये वाली चीज क्या हो गई, स्टेबल हो गई, और अगर ये वाली चीज स्टेबल हो गई मतलब इसकी बेसिसिटी बाजू वाले के कंपेयर में कैसी हो चुकी है, कमजोर। सो इफ यू डू हैव अ स्पीशीज, या स्पेसिफिकली इफ यू डू हैव अ एटम विथ थर्ड पीरियड, देन इट वुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, और उसके बाद अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल रहा, सो इन दैट केस वो वाली चीज स्टेबल होगी, वाली चीज क्या हो जाएगी, स्टेबल। अच्छा, एक ब्रेड्स रूल है, हम आगे भी सीखेंगे, बट ब्रेड्स रूल से पहले बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रखना है, ज्यादा मैं तुम लोगों का उसमें दिमाग कचकचा नहीं रही हूँ। अब जैसे ये नाइट्रोजन, ये बहुत ही, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा, ये आपको ऑलमोस्ट हर कोचिंग मटेरियल में ये सवाल दिखेगा ही दिखेगा, ये इतना आसान है। देखो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को मैंने ऐसा जोड़ दिया, ड्राइंग स्किल्स मेरी थोड़ी, अरे यार ये क्या क्या बन गया, रुको बना लेते हैं इसको, ये ऐसा ज्वाइन कर लिया है, और उसके बाद इसी तरीके से ये ऐसे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये आपके पास एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, और दूसरी स्पीशीज आपके पास कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसा कुछ मैंने बना दिया। नाउ तुम्हें बताना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा है। तो तुम यहाँ देखोगे, कंपेयर करोगे, तो सोचोगे क्या लिखें। तो पहले मैं आंसर बता देती हूँ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब इसका रीज़न समझ लो, सिंपल है, आप ये समझो कि आपने जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के आजू बाजू ये ग्रुप ना ऐसे पड़े हुए थे, और आपने इस नाइट्रोजन के आजू बाजू भी ग्रुप पड़े हुए हैं, बट इस नाइट्रोजन की आपने चोटी पकड़ी, मतलब तीनों को पकड़ा, तीनों को पकड़ के टाई कर दिया, टाई अप कर दिया। अगर आप इन्हें टाई अप कर दे रहे हो तो यानी कि आप कह सकते हो आप इनको थोड़ा सा क्या कहते हैं यार उसको साइंस की भाषा में, कंप्रेस नहीं बोलना चाहिए, श्रिंक, ये इनका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा श्रिंक हो गया, बराबर, इनका साइज थोड़ा सा श्रिंक हो गया। अच्छा, अगर इनका साइज थोड़ा सा क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, श्रिंक, ओके। अब अगर श्रिंक हो गया है तो ये जो ग्रुप्स है ना, ये हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये अपनी जगह पे क्या हो गए, एट देयर पोजीशन ये क्या हो गए, फिक्स हो गए, एट देयर पोजीशन ये फिक्स हो गए। बट आगे तुम नाइट्रोजन फ्लिपिंग करके एक टॉपिक पढ़ोगे, ये जो ग्रुप्स हैं ये अपनी पोजीशन के अराउंड फिक्स नहीं हुए हैं, ये भाई साहब लोग ना रोटेट मारते हैं यार, बताओ, ये ऐसे ऐसे रोटेशन करते हैं। अब अगर ये लोग रोटेशन करते हैं तो इस रोटेशन में जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपनी जगह पे मौजूद नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट ऑल द टाइम। क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, हम ब्रेड्स रूल में पढ़ेंगे, नॉट प्रेजेंट ऑल टाइम। और अगर ये ऑल टाइम प्रेजेंट नहीं है तो तुम खुद समझो कि इसकी बेसिसिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, है ना, बेसिसिटी इसकी क्या हो गई होगी, कम। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्यों इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब एक लास्ट क्लास का और आज की क्लास का मिला जुला एक सवाल तैयार करते हैं। जैसे तुमको यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग दी हुई है, ये ऐसे, और एक अभी हमने जो लोन पेयर में ड्रॉ नहीं कर रही हो, तुम ड्रॉ कर लेना। फिर हम लोगों के पास पिरिडीन है, पिरिडीन क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, पिरिडीन अगर नहीं पता है तो शेम। उसके बाद आ जाता है पायरॉल, पायरॉल भी पता होना चाहिए अब क्या होते हैं, ये इस तरीके से आपको ये बताना है कि इसमें मतलब वही बेसिसिटी का ऑर्डर। तो देखो पिरिडीन पायरॉल को लेकर हम लोग लास्ट क्लास में ही बहुत क्लियर थे, बट मैं फिर बता देती हूँ। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ना पायरॉल का, ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी तो छोड़ो, ये तो गधा रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, ये महाराज तो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, तो अगर मैं पायरॉल वर्सेस पिरिडीन की बात करती हूँ तो एरोमेटिसिटी हो रही है, और एरोमेटिसिटी तुम तो जानते हो दुनिया में सबसे स्टेबल सिस्टम आपको क्रिएट करके देती है ना, एरोमेटिसिटी दुनिया में आपको सबसे स्टेबल सिस्टम क्रिएट करके देती है। तो इसमें सबसे स्टेबल सिस्टम तो ऑब्वियस है कि फोर्थ वाला होगा, और अगर सबसे स्टेबल सिस्टम फोर्थ वाला होगा तो तुम समझ लो कि वो बेचारा सबसे ही कम बेसिक होगा। तो सबसे कम बेसिक में तो यार किसका नाम आ गया, आपके डी वाले का आ गया। अच्छा, अब बताओ ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है, बिल्कुल, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल, और यहाँ पर आ गया डबल, सिंगल डबल, बल्कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। बट आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है बी नंबर, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही।
तो बेसिकली ऐसे आपके पास दो मॉलिक्यूल है, एक है आपका बी और एक है आपका सी, जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, बट ए में रेजोनेंस हो रही है। तो डी से थोड़ा सा बेटर कौन होगा? ए। अब हमें डिसाइड करना है कि बी और सी में कौन सा बेटर है। तो तुम ये देखो, डी और सी में अगर तुम्हें डिसाइड करना हो तो अभी जैसे मान लेते हैं ये तो किसी भी हालत में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और ये वाला जो आपका नाइट्रोजन है ये तो आराम से घूम भी रहा। हाँ, अब यहाँ पे फ्लिपिंग भले ही एक होगी, वो एक फैक्टर है। अब तुम ये बोलोगे कि मैडम इसको भी तो आपने चोटी बांध दी, ये भी तो टाई अप है। नहीं, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसा था, तीनों ग्रुप्स को हमने टाई किया था। यहाँ तो ये पूरी की पूरी रिंग है। और हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था, कुछ दिनों पहले क्या, कल की क्लास में पढ़ा था कि एलिफेटिक सिस्टम वर्सेस एरोमेटिक सिस्टम, कौन सा वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर होता है? एलिफेटिक। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे आगे बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर तो हमने ऑर्डर ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। बस यहीं पे ये बात हम लोगों की ख़त्म होती है। तो ये इस तरीके के कुछ छोटे छोटे सवाल रहते हैं। याद रखना आप हमेशा कि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाता है कि लाओ करके चलो बताओ आप कैसा कैसा करोगे वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ रिंग से रिलेटेड सवाल हैं जो मैं अभी इस वीडियो में इंक्लूड करना चाह रही थी, बट मैं अभी करूँगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन तुमको दिए थे ग्रुप में सॉल्व करने के लिए, देखते हैं कि तुम उसको कितना बना पाए हो। फिर जब तुम वो किसी ने अगर वो डाउट पूछा तो उससे रिलेटेड फिर मैं और बता दूंगी लगे तो, ठीक है। बट पहले आप लोगों ने पूछना चाहिए। अच्छा, एक है ना टॉपिक होता है प्रोटॉन स्पंज। इस प्रोटॉन स्पंज के बारे में आप सुन लो कि देखो ये प्रोटॉन स्पंज नामक चीज़ क्या है। ये एक मिनट, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग की इस ऑर्थो पोजिशन पे एमी लगा है। ये दूसरी बेंजीन रिंग है, इस पोजिशन पे एमी लगा है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, यहाँ पे एमी है, यहाँ पे एमी है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे एमी है, यहाँ पे एमी है। समझो मतलब कितना ही ज़्यादा मतलब बल्कि ग्रुप है, ठीक है। ऊपर से ये लोन पेयर जो मैंने बता दी है, तुम्हें देखने को ऐसा लग रहा है कि ये जो लोन पेयर है एक दूसरे से दूर दूर है, बट रियलिटी में ये एमी इस तरफ है क्योंकि ताकि रिपल्शन कम रहे। बट लोन पेयर करीब आ गए, तो अगर लोन पेयर करीब आ गए तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन काम करने लगेगा। और अगर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन काम करने लगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब इनमें से अगर मान लेते हैं आपने एक H पॉजिटिव दे दिया, अब आपके H पॉजिटिव को देने के बाद बोलो क्या होगा? इनमें से कोई भी, क्योंकि दोनों ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक स्ट्रक्चर अलग है एक स्ट्रक्चर अलग है, तो हम सोच रहे हैं कि H पॉजिटिव में किस नाइट्रोजन को दूं। अभी इसी टॉपिक के बाद हम उस वाले पे भी बात करेंगे। हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसको अपना H पॉजिटिव किसको दें, तो ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो दोनों ही स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। आप कहीं पे भी जाके H देकर आ जाओ। तो मान लेते पहले वाले को छोड़कर मैंने दूसरे वाले को H दे दिया, तो दूसरे वाले को H देने के बाद क्या मुझे कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल मुझे फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि तुम तो जानते हो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है और बाजू में H है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन गई तो ये सिस्टम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये H+ को एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों का स्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है। और अगर ये स्टेबल सिस्टम क्रिएट कर रहा है इट मीन्स दैट कि उसकी राइट हैंड साइड जाने को उसको बहुत इच्छा है। और अगर उसको राइट हैंड साइड जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो इसका मतलब ये H+ को एक्सेप्ट करना चाहता है। सो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोटॉन स्पॉन्ज। की जैसे ही इसको कहीं से भी कोई भी प्रोटॉन देखने को मिलता है तो ये तुरंत टूट पड़ता है कि हाँ भाई हमको प्रोटॉन चाहिए, मेरे को प्रोटॉन दे दो, मुझको प्रोटॉन दे दो, मुझको प्रोटॉन दे दो, ठीक है। मतलब ही नीड प्रोटॉन। ये क्यों प्रोटॉन चाहता है? क्योंकि उस तरफ जाने पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाया बहुत ही क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी को ये अचीव कर रहा है। तो बस एक जीके फैक्ट जैसा नॉलेज है, मान के चलो। अब कल को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन स्पॉन्ज वाले केस में क्या होता है, तो कैसे स्टेबिलिटी आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आखिरी टॉपिक, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकेंगे, बल्कि आखिरी टॉपिक नहीं है, मैं गिन के 2 या 3 ही इलस्ट्रेशंस करवाऊंगी, ठीक है। और अभी क्योंकि वो चीज़ जिस इंसान को बेसिसिटी पहचानने को आती है वो सब कर सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक याद रखो,
अगर आपके पास लेट से एक अमाइन है, अमाइन मतलब RNH2 जहाँ पे N के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स, अगर आप इसको H+ प्रोवाइड करते हो तो H+ प्रोवाइड करने से ये चीज़ बन जाती है RNH3 पॉजिटिव बराबर। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन ने लिया, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन ने लिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन कहते हैं। बल्कि किसी भी स्पीशीज के ऊपर अगर आप H पॉजिटिव ऐड करवा रहे हो देन इट विल बी नोन एज प्रोटोनेशन। बट अगर मान लेते हैं पूरे सिस्टम में आपके पास सिर्फ एक नाइट्रोजन है, पूरे सिस्टम में अगर आपके पास मान लेते हैं एक नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली प्रोटोनेशन वहीं पर होगा, नो डाउट। बट अगर आपके सिस्टम में या फिर आपके मॉलिक्यूल में मोर देन 2 नाइट्रोजन अवेलेबल है तो प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा ये हमको डिसाइड करना रहता है। तो ऑब्वियस है कि H पॉजिटिव यानी कि एसिड खुद को उस जगह ले जाना, जहाँ मतलब उस जगह ले जाना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा बेसिसिटी मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हो, H पॉजिटिव खुद को उस जगह पे जाकर चिपकाना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पे उसको बेसिसिटी ज़्यादा मिल रही है, ना कि उस जगह पे जहाँ पे कम है। तो अभी हमको जैसे अगर बोला जाए कि आपके पास मात्र एक ही HCl है, एक HCl मतलब एक H पॉजिटिव और दोनों नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल के बाद 2 नाइट्रोजन, इसके पास भी देखो 2 नाइट्रोजन, आप किस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को H पॉजिटिव दोगे तो आपको ये चेक करना है कि उन दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा आपका नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, आपको ये सुनना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, इस नाइट्रोजन का, अरे यार, इस नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है क्या ये रेजोनेंस कर सकता है? बिल्कुल। देखो लोन पेयर, ये आपका सिंगल, ये डबल, मतलब ये वाला जो है ये आप लोगों का इन्वॉल्व हो चुका है किसमें, रेजोनेंस में। अच्छा, और जो दूसरा वाला आपका ऊपर में लोन पेयर है, क्या ये इन्वॉल्व हुआ है? कभी नहीं। लोन पेयर के बाजू में डबल बॉन्ड होना ही नहीं, लोन पेयर के बाजू में सिंगल बॉन्ड होना, तो ये आपका इन्वॉल्व नहीं हुआ है रेजोनेंस में। पुरानी क्लास, आज की क्लास, दोनों क्लास को मैं अगर मिला दूं तो सारांश ये निकलता है कि जब भी कोई लोन पेयर रेजोनेंस करने लगता है तो रेजोनेंस करने की वजह से उस बेचारे की बेसिसिटी कम हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा बेसिक पोजीशन कौन सी है? ये वाली पोजीशन ज़्यादा बेसिक है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एसिड डालने के बाद प्रोडक्ट क्या बना, तो हम उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि देख भाई यार, यहाँ का तो जो लोन पेयर था वो तो वैसे का वैसे ही, बट इस वाली पोजीशन पे एक और H आ गया, लोन पेयर तो चला गया और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है। अच्छा, ब्रैक बाजू में आप इस ब्रैकेट के बाहर में एक Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो, ये इस तरीके से, बट फिलहाल हमारा एम Cl नेगेटिव कैसे लिखना है ये नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे नीचे के क्वेश्चन दिए हैं, अगर मैं इस पूरे के पूरे ऊपर के पार्ट को अगर हटा दूं, सिर्फ नीचे की रिंग ऑफ नाइट्रोजन को ध्यान से देखूं, तो तुम लोगों को एक नज़र में लग सकता है कि वो चीज पिरीडीन है। और अगर ये चीज पिरीडीन है तो तुम अच्छे से जानते हो कि पिरीडीन में ये वाली चीज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होती है। और अगर मैं नीचे के नाइट्रोजन को हटा दूं और सोचूं कि वहां नाइट्रोजन ही नहीं है, तो ये ऊपर वाली रिंग मतलब ऊपर वाला NH2 और ऊपर वाली रिंग, तो यहाँ का जो NH2 मतलब ये एनिलीन हो गया, और एनिलीन का तो जो लोन पेयर होता है ये तो भैया रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इफ समबडी वुड आस्क, क्योंकि आप बताओ अगर आपके पास एक ही HCl और आप किस पोजीशन पे वो एक HCl दोगे, सो ये आंसर वुड भी जो ज़्यादा बेसिक है। तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? जिसका लोन पेयर कहीं नहीं गया, सो ये होगी वो पोजीशन। ठीक है। तो प्रोटोनेशन करने, एक क्वेश्चन मैंने जो ग्रुप में शेयर किया था ना तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन, उसमें इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, अब जैसे यहाँ आ जाते हैं, तुम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्यूनाडाइन, एमिडाइन ये सब पढ़ा ना, बस ठीक। अब आप लोगों को ये एक पर्टिकुलर दे दिया गया, वही बताओ प्रोटोनेशन कहाँ पे होगी ये बताना है। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ये देखो कि कहाँ रेजोनेंस हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम अगर कहीं मरोगे तो यूजुअली रेजोनेंस वाले क्वेश्चन में मरोगे, और ये को स्टिरिक हिंड्रेंस जो आपके क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिएट कर देते हैं दूसरा, वहाँ मरोगे बस। अब बताओ, तो ऊपर वाले को अगर मैं देखूं तो ऊपर वाला मुझे एनिलीन दिखता है, और अगर ये मुझे एनिलीन दिखता है तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगी। मैं देखो यहाँ R के बाजू में टिक मार दे रही हूँ। अब लेकिन यहाँ पे लोन पेयर के बाद सिंगल तो है, बट सिंगल के बाद होना चाहिए था डबल, और यहाँ तो फिर सिंगल है, तो यानी कि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रही। और जहाँ रेजोनेंस नहीं होती है वहाँ पे बेसिसिटी कैसी होती है बताओ? ज़्यादा होती है। तो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे बेसिसिटी बोलो क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास एक ही H पॉजिटिव है तो एक H पॉजिटिव कहाँ पे आके जुड़ना पसंद करेगा?
यहाँ पे आके जुड़ना पसंद करेगा। सिमिलरली ऊपर अगर कोई पूछेगा तो ऊपर वाले के एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है यहाँ पर। क्यों मैं ऊपर वाला एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये वाला एक्सप्लेन किया, इस वजह से। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कौन सा वाला ज़्यादा बेसिक है, कौन सा वाला आपके कम बेसिक है। अच्छा, अपन एक काम करते हैं, 2 रिंग्स को कंबाइन कर देते हैं। एक हमने यहाँ पे उठा ली पिरिडीन, पिरिडीन तो पता ही हो गया तुम्हें क्या है, और बाजू में उसके साथ हम लोगों ने क्लब कर दिया पायरॉल को। लो भाई, ठीक है, हाइड्रोजन भी यहाँ। तो अब तुम्हें कोई पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा, तो तुम तो जानते हो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस नहीं करता, बट जो पायरॉल का लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी के लिए रेजोनेंस करता है। तो अगर ये रेजोनेंस कर रहा है मतलब उसकी बेसिसिटी क्या है, कम है। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी H पॉजिटिव आएगा तो H पॉजिटिव इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे मैंने 2 CH3 लगा दिए। अच्छा, ऊपर में, अरे यार, ऊपर में नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब तुम्हें देखने से लगेगा कि ये तो सबको सेम ही है, कहीं भी करा दो क्या फर्क पड़ता है, बट देखो यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप लगे। बल्की ग्रुप की वजह से यहाँ पे कौन सा वाला फिनोमेना होगा, ऑर्थो इफेक्ट। अब ये वाला बॉन्ड रोटेट मार जाएगा। अगर ये बॉन्ड रोटेट मार गया इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, और यहाँ पे तो आजू बाजू मतलब इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आजू बाजू तो कोई भी आपके बल्की ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगी, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है इट मीन्स दैट व्हाट, इट मीन्स दैट कि इसकी बेसिसिटी कम है। सो बेसिसिटी अगर H पॉजिटिव आएगा तो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे H पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो बस यही हम लोगों का काम था। ऐसे तुमसे अब बहुत सारे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अब तो जितनी सवाल लोगे उसकी तो कमी नहीं है, आप कैसे भी पैटर्न के सवाल बना लो। अच्छा, अब इसमें हमने एसिडिटी बेसिसिटी वाला टॉपिक खत्म कर लिया है। अब कल के देखो हमारे शॉर्ट टॉपिक्स क्या हैं। हमें एसिडिटी और बेसिसिटी पढ़ लेने के बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक छोटा सा सब टॉपिक है। एसिडिटी और बेसिसिटी की एप्लीकेशन है बेसिकली वो। मैं चाहती तो एसिडिटी में पढ़ा सकती थी, या चाहे तो भी बेसिसिटी में ही कंटिन्यू करवा सकती थी, बट उसको हम अलग से पढ़ेंगे। वो उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर देखे जाते हैं मेंस वगैरह में, अदरवाइज मैंने तो नहीं देखे, बहुत ही रेयर, या फिर कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वो आपका एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, हार्डली 15 से आधे घंटे का। फिर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, है ना, क्योंकि अभी जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा, और उसमें आपको आपका रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है कि एमबी फाइल्स है, ये आपको पहचानते आना चाहिए। तो ये हम लोगों का कल का टॉपिक रहेगा। अब उसके बाद जब हमारा देखो ध्यान से, अब जो आखिरी टॉपिक है जिसके बाद GOC1 स्टॉप हो रही है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत ही फेमस होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उसकी बेसिक जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन क्या होता है, किसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। बेसिक इसीलिए वो भी स्पीड में, क्योंकि ऑलरेडी तुमको इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान इन सारे फ्री रेडिकल्स और इन सारे कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में तुमको ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसीलिए फटाक दिनी से हम लोग 15 से 20 मिनट के अंदर वो टॉपिक खत्म करेंगे। इसके अलावा अब 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और होते हैं, एक होता है कार्बीन, एक होता है बेंजाइन, एक होता है नाइट्रीन्स। तो इनकी डिटेल में आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, फालतू मतलब टाइम पास है इसकी डिटेल में घुसना, मेंस में तो बिल्कुल नीड नहीं है। हाँ, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने कार्बीन हो तो यू कैन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बीन। ठीक है, इस तरीके की चीजें बस। तो हम कोशिश मैं यही करूंगी कि कल ही के कल इस पूरे चैप्टर को ओवर कर दें, और उसके बाद हाँ एक और टॉपिक बचता है, सॉरी, ब्रेड्स रूल, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, क्यों छूट गया। ठीक है, तो परसों, सो बाय सैटरडे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मंडे को इसके टेस्ट के लिए आप रेडी रहोगे। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो मंडे को तुम लोगों को इसका क्या देना है, टेस्ट देना है। अच्छा, उसमें गड़बड़ी मत करना, पिछले बार के जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में कैसी हो गई थी सबसे, पढ़ते वक्त जो चीज़ जितनी आसान लगती है, अच्छा मंडे मत लो, तुम आराम से अपना कैसा 1 वीक लो इस पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट अपकमिंग मंडे जो रहेगा उसके भी आगे वाला वो रखना, ठीक है। लेकिन मंडे को तुम्हें कॉपी चेकिंग करानी है, टाइमिंग्स नोई सुबह 9 बजे वाले।
उस कॉपी चेकिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं फॉरवर्ड करूंगी, एक एक करते जाना है और एक एक करके सॉल्व करा के चेक कराते जाना है। ठीक है, हम लोग कुछ पहले कॉपी चेकिंग कर लेते हैं ताकि तुम्हारी कमांड उस टॉपिक पे आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो ये पूरी कहानी थी जीओसी को लेकर। तो ये GOC 1 प्रोबेबली हम लोगों का बाय सैटरडे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा, उस नेक्स्ट मंडे में थोड़ी अपनी तैयारी रखना, किसकी को लेकर, आपके टेस्ट को लेकर। और फिर हम लोग जो मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप जितना मतलब ध्यान से पढ़ोगे आपको आसान लगेगा, जितना इसको लोगे अरे यार ये तो मतलब टाइप से, ठीक है, तो फिर नहीं होगा। हाँ, एक टॉपिक और रहता है DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। उसको भी मैं देखूंगी, परसों के दिन सैटरडे के दिन ही बता दूंगी GOC में। अदरवाइज मैंने सोचा था उसको अल्केन्स के वक्त बताया जाए, बट स्टिल DU वाला टॉपिक देख लेंगे कब करना है। ठीक है, बस खत्म। तो अभी यहाँ पे इस चीज़ को रोकते हैं, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।